हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं पार्ट नंबर 2 राजा किसान और नगर और उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, कुछ समय तक स्कूल नहीं खुलेंगे तो आपको इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से ही पढ़ना है। इसीलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं 12th का आरबीएससी का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर। पिछले जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था महाजनपदों के उदय के बारे में और हमने ये भी पढ़ा था कि कुल महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है और उसमें जो सबसे महाजनपद महत्वपूर्ण था उसका नाम बताया था मगध। आज हम पढ़ते हैं कि क्या ऐसी खास बात थी इस मगध में कि ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बनकर उभरा। तो आओ देखो कि 16 महाजनपदों में प्रथम मगध कैसे बना। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर जो कृषि उत्पादन था वो सबसे ज्यादा था और इसका कारण स्पष्ट है कि ये गंगा की सहायक नदियों के मैदानी भाग में था, तो वहां के कारण यहाँ पर उन्नत कृषि उपज थी। दूसरा, यहाँ पर लोहे की खदानों की उपलब्धता। आपको याद हो मैंने बताया था महाजनपद काल की प्रमुख विशेषता थी लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग होने से खेती में तो बढ़ोतरी हुई और हथियार भी बनने लगे, जिससे साम्राज्यवादी नीति का विस्तार हुआ। तो ये जो लोहे की खदानों की उपलब्धता है ये झारखंड के अंदर थी, जो इस मगध का एक भाग था। आज भी यहाँ से बहुत सारे खनिज निकलते हैं। तो ये लोहे की खदानों की जो उपलब्धता है इसने मगध को सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना दिया। फिर है जंगली क्षेत्रों में यहाँ के जो जंगल थे बिहार के और बंगाल साइड के, वहाँ के जो जंगल है वहाँ पर सेना के लिए पर्याप्त मात्रा में हाथी उपलब्ध थे। हाथी एक बहुत महत्वपूर्ण जानवर था सेना के लिए। और जब हम आगे मौर्यकालीन सेना पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इनके पास बहुत बड़ी एक हाथियों की सेना भी थी। तो ये हाथी इनको सहज ही उपलब्ध थे इन जंगलों के अंदर। फिर है गंगा और उसकी उप नदियों से आवागमन भी सुलभ था, यानी कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा तरीका था। तो इन नदियों के माध्यम से ये सामान को लाना ले जाना इनके लिए बहुत ही इजी था। फिर है यहाँ के जो शासक रहे, कल हमने कुछ वंश पढ़े थे पिछले चैप्टर में, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये जितने भी शासक रहे इन सब की साम्राज्यवादी नीति जो थी, उसी साम्राज्यवादी नीति ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभारा। फिर है कि मगध के बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। तो आइए देखें कि किसी भी राज्य का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें वहां के बारे में पता चलता है कि भाई ऐसा कोई साम्राज्य रहा होगा। फिर उन स्रोतों से जो प्राप्त जानकारी है उसको जोड़कर हम उसके इतिहास निर्माण में हमें सहायता होती है। तो जानकारी के स्रोत को देखें तो इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं कि जो साहित्य में लिखा हुआ हमें मिला है। तो साहित्यिक स्रोत में हमको बौद्ध साहित्य के जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उससे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। दीपवंश, महावंश, दिव्यावतार और जातक कथाएं, ये सभी हमें मौर्य काल के कुछ शासकों के बारे में बताती है। अलग अलग शासकों का अलग अलग में भी हमें कई बार वर्णन मिलता है। फिर है जैन साहित्य। जैन साहित्य में कल्पसूत्र के अंदर हमें मौर्यकालीन शासन की व्यवस्था का पता चलता है। उस समय जो इनकी वंशावली है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और ये दोनों ही धर्म हम आगे पढ़ेंगे कि मौर्य काल के आसपास ही ये दोनों धर्म भारत में बहुत ज्यादा प्रचारित हुए। जो पहला शासक था मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के प्रभाव में था और उसका पुत्र बिंदुसार भी जैन धर्म के प्रभाव में था। इसलिए उनके विषय में हमें जैन धर्म से भी, जैन साहित्य से भी जानकारी मिलती है और बौद्ध साहित्य से भी जानकारी मिलती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं जो हमें इस मौर्य काल के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उसमें एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है मेगस्थनीज। ये मेगस्थनीज यूनानी शासक का एक दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, इंडिका। इस इंडिका के अंदर हमें
मौर्य काल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और ये एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत भी है। हालांकि इसकी मूल प्रति अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका जो वर्णन, इसने जो वर्णन किया वो बाद के यूनानी लेखकों ने रेफरेंस के रूप में अपने पास रखा और उसी के चलते हम इसके बारे में जान पाए। तो ये एक विदेशी था और इसने भारत के बारे में लिखा, तो इसका अपना दृष्टिकोण था। इसने मौर्यकालीन समाज के बारे में लिखा, इसने मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में लिखा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण साधन हम मानेंगे मौर्यकाल की जानकारी के लिए। फिर है कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य में प्राप्त करने में, यानी कि नंद वंश को खत्म करके और मौर्य वंश की स्थापना करने में इस कौटिल्य का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था और इसी ने लिखी थी अर्थशास्त्र। हालांकि इस अर्थशास्त्र से हमें बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है मौर्यकालीन समाज और उसके विषय में, लेकिन ये मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हमको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देता है। अब आइए, हमने साहित्यिक स्रोत तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसके पुरातात्विक स्रोत। चंद्रगुप्त के अभिलेख, ये हमें इस मौर्यकाल के समाज के बारे में जानकारी देते हैं, मौर्यकाल की शासन व्यवस्था, उसका साम्राज्य विस्तार, इन सब के विषय में जानकारी देते हैं। फिर है अशोक के अभिलेख, इसको हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे आगे। फिर है रुद्रदामन का अभिलेख। रुद्रदामन जो है ये एक बाद के समय का राजा था, लेकिन इसने मौर्य काल की एक झील के बारे में लिखा है जिसका इसने जीर्णोद्धार करवाया था, तो इसने मौर्य साम्राज्य का अपने उसमें अभिलेख में उल्लेख किया है। फिर है यहाँ के मृदभांड, यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं उसमें भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। और जो यहाँ की स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला भी हमें किसी राज्य या किसी काल के बारे में जानकारी देती है। अगर बहुत बड़े महल बने हुए हैं, बहुत भव्य हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई कोई राज्य है वो कितना समृद्ध था। और अगर राजा के भवन निर्माण, दुर्ग निर्माण की कला में बहुत ज्यादा आपको फेंसिंग नहीं मिलती है, तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा राज्य नहीं रहा होगा। अब मैं आपको विस्तार से अशोक के अभिलेखों की हम एक बार बात कर लेते हैं। क्या है अशोक के अभिलेख और कैसे ये हमें मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख, और इनमें भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख हमें मिले तो बहुत पुराने समय में मिल चुके थे, लेकिन इन अभिलेखों पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने में सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इस जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों पर जो लिपि लिखी हुई थी उस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी कि भाई इस अभिलेख पर लिखा हुआ क्या है, ये किसका अभिलेख है, किस काल से संबंधित है, उसको पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी के अंदर सफलता प्राप्त की थी। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। हालांकि ये बात अलग है कि जेम्स प्रिंसेप ने इसे अशोक का अभिलेख न बताकर एक श्रीलंका का राजा तिस से इसका समीकरण बिठाया था, लेकिन उन्होंने इसकी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेखों में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो हमें उसके बारे में बहुत ही, उसके काल के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। अभिलेख, पहले तो ये जानना जरूरी है आपके लिए अभिलेख होता क्या है। अभिलेख होता है कि किसी बड़े पत्थर खंड या किसी पत्थर किसी ऐसी कठोर सतह पर खुदा हुआ लेख जो किसी लिखवाने वाले या छपवाने वाले के विषय में हमें जानकारी देता है कि ये किस संदर्भ में लिखा गया है, किसको सूचित किया गया है, इस प्रकार से। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो अभिलेख पढ़े थे अशोक के प्रारंभिक अभिलेख जो उन्होंने पढ़े, उसमें अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहता है। क्या कहता है? प्रियदर्शी, मतलब जिसके दर्शन प्रिय हो। और कभी कभी वो अपने आप को देवानाम प्रिय भी कहता है कि देवताओं का प्रिय राजा। देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी दो नामों से अशोक अपने आप को संबोधित करता है। और ये दोनों नाम कहाँ से उसने इसकी प्रेरणा पाई? ये ईरान के राजा डेरियस से उसको
प्रेरणा मिली इस प्रकार से अपने आप को संबोधित करने की। अशोक को अपने अभिलेखों में खुद उसने अपने आप को बहुत सारे नामों से पुकारा है। बुद्ध शाक्य के नाम से पुकारा है, अशोक के नाम से पुकारा है, प्रियदर्शी, देवानाम्पीर, इन सभी नामों से उसने अपने आप को पुकारा है। 3 प्रकार के अभिलेख हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। इनमें कुछ महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला एक बड़ा उसका बृहद अभिलेख है वो टोपरा से मिला है, दिल्ली के पास है ये टोपरा। उसके अलावा कुछ शिलालेख और हैं, रुमिनदेई अभिलेख है जो उसका, रुमिनदेई, फिर सांची, सारनाथ, निगलीवा, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भारत में जहां उसके छोटे अभिलेख और बड़े अभिलेख हमें मिले हैं। अलग अलग अभिलेखों में वर्णित विषय भी अलग अलग हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ आपके डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसके वर्णित विषय क्या क्या रहे थे। अशोक के अभिलेखों के वर्णित विषय थे उसकी जो प्रजा है उसको अहिंसा के बारे में उसने मोटिवेट किया। अशोक के धर्म का प्रचार है इन अभिलेखों में। अशोक ने अपने उपासक धर्म के जो भिक्षु थे उनके लिए संदेश है इसमें। गृहस्थों के लिए भी उसमें कुछ नियमों का पालन है। और अशोक ने कहां कहां अपने धर्म प्रचारक भेजे, इन सभी के विषय में इन अभिलेखों में अलग अलग समय पर अलग अलग अभिलेखों में वर्णन हमको मिलता है। आइए हम चलते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन जो है उसमें सर्वोच्च पद पर जो था वो था राजा। ये राजा यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी था। इसी के अधीन कार्यपालिका, इसी के अधीन न्यायपालिका और इसी के अधीन थी व्यवस्थापिका। ये सभी संस्थाओं का ये सर्वोच्च अधिकारी रहता था। राजा के बाद प्रांत, पूरा मौर्यकालीन जो राज्य है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों में जो मुखिया होता था यानी कि इन प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो प्रांतपति होता था। और ये प्रांतपति अक्सर राज परिवार का कोई सदस्य होता था, राजा का भाई या राजा का पुत्र या राजा का बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति हुआ करता था। फिर है मंडल। प्रांत का अगला विभाजन था मंडल। मंडल में जो है सबसे बड़ा अधिकारी था महामात्य और ये किसके प्रति रिलायबल होता था? राजा के प्रति रिलायबल होता था। फिर है विषय, विषयपति, विषय का अधिकारी, मुख्य अधिकारी, और 2 और अधिकारी थे रज्जुक और प्रादेशिक। फिर एक इनके बाद विषय के बाद जिला स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय का एक मध्यवर्ती स्तर था। जैसे हमारे यहाँ मंडल होते हैं, जोधपुर मंडल, जयपुर मंडल, इस तरह से ये एक मध्यवर्ती स्तर था। इसका जो मुखिया होता था वो स्थानिक कहलाता था। उसके बाद आता है ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामिक यानी कि जिसे आज हम सरपंच कहते हैं वो हुआ करता था। तो ये हुआ यहाँ का प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन। फिर मौर्यकालीन समाज की बात करें तो मौर्यकाल के अंदर जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत था। क्षत्रियों का कार्य था राजकार्य संभालना, पुरोहित वर्ग यानी कि ब्राह्मणों का कार्य था राजा को सलाह देना, मंत्री अध्ययन करवाना, यज्ञ आदि करवाना, और जो बाकी के लोग हैं वो सभी वैश्य और शूद्र वर्गों में थे, वैश्य व्यापार वगैरह करते थे। समाज बहुत सुखी था, स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे, मतलब बहुत शांति वाली व्यवस्था यहाँ पर थी। फिर हम मौर्यकालीन सेना के बारे में बात करें तो मौर्यकालीन सेना 5 तरह की यहाँ पर सेना के भाग थे, 5 टुकड़ियां थी, रथ, हाथी, घुड़सवार, नौसेना और पैदल सैनिक। 5 प्रकार की सेना थी। हमने पढ़ा था नंद वंश का जो अंतिम शासक था गणानंद, उसके पास भी एक विशाल सेना थी और उसी तरह उसी के बेस पर यह भी सेना 5 भागों में बंटी हुई थी। अब यहाँ एक हमें आपकी किताब में एक नया देखने को मिलता है, सीमांकन का तरीका। पहले जो राज्य होते थे वो उनकी सीमाएं किस तरह से निर्धारित की जाती थी, सीमाएं अब बहुत दूर दूर होती थी, तो इन सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाता था? तो इन जो राज्य जो रहता था उसकी सीमा पर पशुओं की हड्डियां, पशुओं के बाल या टूटे हुए मटके, मृद भांड, ये सीमा को खाई खोदकर सीमा के अंदर दबा दिए जाते थे
ताकि ये एक लैंडमार्क का काम करते थे। जब भी सीमा विवाद होता था तो इनको खोदकर देखा जाता था। ये सीमांकन का इनका तरीका था। एक और महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर धम्म और संघ। ये अशोक के धम्म और संघ की बात हो रही है। यहाँ पर अशोक ने अपनी प्रजा के लिए एक नैतिक नियमावली बनवाई थी। अशोक का धम्म आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए, चाहे परीक्षा में आए या नहीं आए, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उस समय भी राजा इस विषय में सोचते थे। तो ये अशोक का धम्म हम पढ़ते हैं। मूल रूप से ये धम्म है, ध्यान रहे, धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। अशोक खुद जन्म से हिंदू था और बाद में उसने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसके लिए उसने अलग अलग राज्यों में धर्म प्रचारक भी भेजे थे। तो ये नैतिक नियमावली है धम्म। अपनी प्रजा को कभी भी अशोक ने किसी भी प्रकार से धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया था। नैतिक नियमावली है कि आपको अपने सामाजिक जीवन में किस प्रकार होना चाहिए, गृहस्थों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसके लिए उसने कुछ सामान्य नैतिक नियम बनाए हैं, जैसे माता पिता का सम्मान करें, दान दें, पुण्य करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, पेड़ पौधे लगाएं। इस तरह के कुछ नैतिक नियम अशोक ने अपने धम्म में बताए हैं। फिर है संघ। उस समय बौद्ध धर्म के अंदर संघ की प्रणाली आई थी, यानी कि उपासक जो लोग थे, भिक्षु और उपासक, ये गुफाओं में रहते थे और इनके लिए बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को भी इन बौद्ध धर्म के जो ये भिक्षु धर्म है उसके अंदर भिक्षुओं में महिलाएं भी भिक्षुणियां के रूप में यहाँ आने लगी थी। तो यहाँ एक हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार होने लगा था और नैतिक पतन होने लगा था। उसके लिए ये जो संघ है इसको कई बार अशोक ने अपने अभिलेखों में सचेत किया है कि यदि इस प्रकार का भ्रष्टाचार आपके संघ के अंदर रहेगा तो मैं आपको पनिश करूंगा। और अशोक ने बहुत सारे प्रयास किए थे बौद्ध धर्म को विदेशों में प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए। एक और आपका महत्वपूर्ण इशू आता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमें पाकिस्तान, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, काबुल, कांधार, टोपरा, इधर बांग्लादेश, यहाँ बहुत सारी जगह नीचे दक्षिण भारत में भी मिलते हैं, श्रीलंका में भी मिलते हैं। तो एक प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि क्या वास्तव में मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा रहा होगा? तो ऐसा आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रचारक बहुत सारी जगहों पर गए और वहाँ के लोकल राजाओं की अनुमति से उन्होंने बौद्ध धर्म के विषय में जो बातें थी वो लिखवाई वहाँ पर और उत्कीर्णित करवाई। ऐसा नहीं माना जा सकता कि पूरी तरह से अशोक का वहाँ पर नियंत्रण रहा होगा, लेकिन हाँ, अशोक के प्रभाव में वो राजा अवश्य रहे होंगे। अब अगले चैप्टर में, अगले जो भाग हम इसका चैप्टर का पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर सातवाहन वंश और गुप्त वंश के साथ। ठीक है, आज के लिए नमस्कार।